तो फाइनली हम अपने बेसिक साइंस के रिवीजन लेक्चर में लास्ट लेक्चर पे पहुंच चुके हैं, जो कि है लेक्चर नंबर 16। तो मैंने कहा बेसिक साइंस है एवरीबॉडी। टेक्नोलॉजी की बात अभी मैंने नहीं किया। टेक्नोलॉजी में नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ये सब जितनी भी चीजें हैं वो लेक्चर 17 मतलब नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। उसमें भी आई थिंक 5 से 7 लेक्चर रहेगा, उतने में ही पूरा पूरा डिफेंस वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा, जितने भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन आ चुके हैं। और वो जो रिलेवेंट है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हीं को लेंगे। ऐसा नहीं कि 2000 का कोई ऐसा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो उस समय रिलेवेंट था, अभी उसका कोई मतलब नहीं है, उसको इंक्लूड किया जाए, नहीं। तो इन सबका मैं ध्यान रखूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो वेलकम टू दिस लेक्चर। ये रहा मेरे बारे में कुछ डिटेल, मालूम है आपको, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको मार्क करना है फ्रॉम 1 to 25। बाकी आपको साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है कैसे, QTA COP से। ओके, लास्ट में जो OP है उसका मतलब है ओपन माइंड सेट एवरीबॉडी, है ना। तो ओपन माइंड सेट के लिए OM कर लेते हैं। ओके, बाकी सब तो आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ेंगे। इन सबका ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जस्ट एक रिमाइंडर है, आपको ध्यान में रखना है क्या कि आपको डेवलप करना है ये टेम्परामेंट कैसा, साइंटिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी। बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन इज करेक्ट, है ना। मसल के कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन से रिलेटेड कौन सा करेक्ट है? इट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ जिंक आयंस, नहीं। इट इन्वॉल्व कैल्शियम आयंस ऑफ ब्लड, बिल्कुल, लेकिन ये पूरा पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। इट इन्वॉल्व रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको एसआर बोलते हैं, और पंपिंग कैल्शियम आयन बैक इन एसआर में। तो ये बिल्कुल सही है। तो ये पूरा पूरा इंफॉर्मेशन है एवरीबॉडी, दैट्स व्हाई ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। इसका बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मसल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन इन्वॉल्व द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम एसआर एंड द सबसेक्वेंट पंपिंग ऑफ कैल्शियम, मतलब कि फिर से उसको बैक उसमें भेजना, किसमें, एसआर में। जब मसल स्टिमुलेट होता है, कैल्शियम रिलीज होता है फ्रॉम एसआर और बाइंड्स टू ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन से बाइंड हो जाता है, कॉजिंग अ conformational change in actin filaments. This allow myosin to bind to actin और undergo a shape change leading to muscle contraction during। अच्छा, ये सारा कुछ है ना, इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं। फिलहाल के लिए हमें जनरल साइंस पढ़ना है, एक्सपर्ट नहीं बनना है। उसके लिए जरूरी है कि आप इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखो कि कैल्शियम आयन जो है कहाँ से, सेक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है और उसी के अंदर जाता है कब, मसल कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन। क्लियर है एकदम अच्छे से, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एवरीबॉडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डाइजेशन इज करेक्ट? डाइजेशन के रिगार्डिंग कौन सा करेक्ट है? ध्यान रहे, करेक्ट पूछा हमसे। तो फैट प्रेजेंट इन फूड इज डाइजेस्टेड बाय ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, नहीं। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ना कि फैट को। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, स्टार्च ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, नहीं एवरीबॉडी, लाइपेज जो है फैट को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो ये भी गलत हो गया, ठीक। तीसरा, फैट ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड बाय लाइपेज, बिल्कुल सही, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। न्यूक्लिक एसिड इज डाइजेस्टेड बाय एमाइलेज, बिल्कुल गलत। तो ऑप्शन सी जो है एवरीबॉडी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है तो एमाइलेज किसको करता है, शुगर को करता है एवरीबॉडी, किसको, शुगर को। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन में सारा कुछ मैंने बता ही दिया। They are produced in the pancreas और released into the small intestine where they help to digest the fat in the food, कौन, lipase। ओके, नेक्स्ट, ट्रिप्सिन और काइमो ट्रिप्सिन की बात करें तो स्मॉल इंस्टाइन में ये लोग करते हैं किसको, प्रोटीन को डाइजेस्ट इनटू अमीनो एसिड। एमाइलेज की बात करें तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है, सलाइवरी ग्लैंड से स्टार्ट हो जाता है, माउथ एंड स्मॉल इंस्टाइन में मिलता है, वेयर दे हेल्प टू डाइजेस्ट द स्टार्च इन द फूड। न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो डाइजेस्टेड बाय न्यूक्लियसेस, दे आर प्रोड्यूस इन पैनक्रियाज और रिलीज इनटू द स्मॉल इंस्टाइन। देख रहा, मोस्ट ऑफ द चीजें स्मॉल इंस्टाइन में ही रिलीज हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ध्यान रहे, करेक्ट हमसे पूछ रहा है, 4 स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन है। पहला, फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लूकोज जो है C6H12O6 में कार्बोहाइड्रेट ही बनता है, ग्रीन प्लांट यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को ही, है ना। ओके, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट यूज ऑक्सीजन फॉर मेकिंग कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीजन तो निकलता है ना। कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाय प्लांट्स कम फ्रॉम सॉइल, गलत। कार्बोहाइड्रेट जनरेटेड बाय प्लांट्स कम फ्रॉम यूरिया, बिल्कुल गलत। तो हमसे करेक्ट पूछा था, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा एवरीबॉडी। आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन, हमें पता ही है सारा कुछ, इसलिए आगे बढ़ेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसुलिन हार्मोन इज करेक्ट? ध्यान रहे, इंसुलिन हार्मोन के बारे में बात कर रहा है और करेक्ट पूछा है, 4 स्टेटमेंट।
इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी। नहीं, गलत, ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस करती है इंसुलिन को। इंसुलिन इज अ स्टेरॉइड हार्मोन विच इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। देखो प्रोड्यूस तो होता है, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन्स है कि नहीं अभी क्वेश्चन मार्क करते हैं, क्योंकि नहीं पता। ठीक है। इंसुलिन इज अ कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन गिवन टू ह्यूमन। नहीं, इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। अब देखो ये प्रोटीन हार्मोन है या स्टेरॉइड हार्मोन है, तो स्टेरॉइड हार्मोन तो नहीं है, प्रोटीन हार्मोन बिल्कुल है, तो इसलिए इंसुलिन का ऑप्शन, अगर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। एक क्रूशियल रोल प्ले करता है रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल इन ह्यूमन बॉडी, पता ही है। इट प्रोड्यूस एंड सेक्रेटेड बाय स्पेशलाइज्ड सेल इन द पेनक्रियाज कॉल्ड बीटा सेल्स, स्पेसिफिकली इन द आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या है, पार्ट है एवरीबॉडी, है ना। इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन, क्या है, प्रोटीन हार्मोन, ध्यान रखिएगा। कंपोज्ड ऑफ टू पेप्टाइड चेन दैट आर लिंक्ड टुगेदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट टू स्टेटमेंट, पता ही है, चलो पढ़ते हैं। पहला, occasionally we see two rainbow together, the primary rainbow with another less intense secondary rainbow about 10 डिग्री अवे। अब ध्यान समझो क्या होता है, जब हम रेनबो देखते हैं तो एक दूसरे में उस रेनबो का भी रिफ्लेक्शन होकर एक छोटा सा रेनबो बनता है कम इंटेंसिटी का। कितने का, कम इंटेंसिटी का। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दूसरा, द सेकेंडरी रेनबो अपीयर ड्यू टू रिफ्लेक्शन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट फ्रॉम द वाटर ड्रॉपलेट्स। ये भी बिल्कुल सही है ना। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, लेकिन एक्सप्लेन बढ़िया से नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा इसका। तो मैंने बता ही दिया, आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्वीटनर्स इज मॉडिफाइड शुगर। क्या मॉडिफाइड शुगर है? एस्पार्टेम क्या है, हम सभी को पता है कि एक क्या है, आर्टिफिशियल शुगर है, जो मतलब कि शुगर से बहुत ज्यादा मीठा होता है। ओके, तो सुक्रालोज जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्या है, एक मॉडिफाइड शुगर है एवरीबॉडी। अभी क्या होता है ध्यान से देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में, कि sucralose is a sweetener that is derived from sugar. It is made by modifying the structure of sugar molecule through a chemical process. Specifically, sucralose is created by substituting 3-hydroxyl group on the sugar molecule with chlorine atom. The modification enhances the sweetness of the sucralose while reducing its calorie content. अब उसके कैलोरी कंटेंट को रिड्यूस करके उसके स्वीटनेस को बढ़ा देता है। एस्पार्टेन पता ही है, लो कैलोरी स्वीटनर है, दैट इज मेड बाय कंबाइनिंग 2 अमीनो एसिड, एस्पार्टिक एसिड और फिनालेलेनिन। ठीक, आई होप क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर बायोलॉजी वाले आप हो तो बताना। 200 से 700 टाइम स्वीटर देन शुगर होता है। सोचो इसका थोड़ा सा अमाउंट है ना, कितना ज्यादा स्वीटनेस प्रोवाइड करता है। और सेकेराइन की बात करें तो एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, दैट इज सिंथेसाइज फ्रॉम टोल्यून। इससे टोल्यून से सिंथेसाइज होता है, विच इज अ पेट्रोलियम डेरिवेटिव। 200 से 700 टाइम ये भी शुगर से इतना ज्यादा क्या होता है, मीठा होता है। और एलिटेम की बात करें तो हाई इंटेंसिटी आर्टिफिशियल स्वीटनर है, 2000 टाइम स्वीटर देन शुगर होता है। सोचो एलिटेम तो मतलब इन सबका भी है ना, खतरनाक निकला। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज मेड ऑफ प्रोटीन। कौन सा पॉलीमर जो है प्रोटीन का बना होता है? तो हमेशा के लिए ध्यान रखो, वुल जो है वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। वुल जो है पॉलीमर है मेड अप ऑफ प्रोटीन। इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ प्रोटीन कॉल्ड केराटिन विच इज अ फाइब्रस स्ट्रक्चर प्रोटीन। इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एयर ऑफ sheep, goats और अदर एनिमल। रबर क्या है, एक पॉलीमर है मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ आइसोप्रीन एंड ड्राइव्ड फ्रॉम नेचुरल लेटेक्स सैप। ठीक, ओके। कॉटन फाइबर की बात करें तो आर कंपोज्ड ऑफ लॉन्ग इंटरकनेक्टेड चेन्स ऑफ सेलुलोज मॉलिक्यूल। कॉटन किसका बना होता है, सेलुलोज मॉलिक्यूल का बना होता है। और दीज चेन आर हेल्ड टुगेदर ऑफ बाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई होप कि आपको मैंने समझाया बहुत अच्छे से। फॉर्मिंग अ हाईली ऑर्गेनाइज और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जूट एक नेचुरल फाइबर है डिराइव्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट और कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, वाइल प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड। क्लियर है क्या बहुत अच्छे से आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट, लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस ड्यू टू। अब लिक्विड वाटर जो है आइस से डेंसर होता है, ऐसा क्यों? 4 ऑप्शन। सरफेस टेंशन की वजह से नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बिल्कुल, वंडरवाइज नहीं, कोवेलेंट नहीं। तो बिल्कुल सही पहचाना आपने कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से लिक्विड वाटर जो है डेंसर होता है आइस वाटर से। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्यों, क्योंकि अभी आ गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 बार। भले ही पहले पढ़ा है हमने, लेकिन फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे, क्योंकि इस पूरे सीरीज का ये मतलब है कि बार बार रिवाइज किया जाए, सो दैट वो हमारे जहन में बैठ जाए, है ना। तो लिक्विड वाटर इज डेंसर देन आइस ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। In the liquid state, water molecules are more mobile and have higher kinetic energy, allowing them to form numerous hydrogen bonds with neighboring molecules.
These hydrogen bonds lead to a more closely packed or compact structure in liquid water, resulting in higher density. तो डेंसिटी क्या हो जाती है उनकी, हायर हो जाती है इस तरीके से. In contrast, the hydrogen bonding in ice form a crystal lattice structure with more open space. वहां पे ओपन स्पेस ज्यादा होता है, इसलिए उनकी डेंसिटी कम हो जाती है. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर. ऐसा नहीं है कि आइस में नहीं होता, उसमें भी होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन उनके बीच में स्पेस ज्यादा होता है, डेट्स वाई डेंसिटी कम होती है. बाकी चीजें देखते हैं ध्यान से. सरफेस टेंशन क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड है दैट अलाउ इट टू रेजिस्ट एक्सटर्नल फोर्स और मिनिमाइज सरफेस एरिया. इस वजह से सरफेस पे एक स्ट्रेन आ जाता है, तनाव आ जाता है, जिसको हम सरफेस टेंशन, हिंदी में तनाव बोलते हैं. वांडरवाल्स की फोर्स बात करें तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑल मॉलिक्यूल. कोई भी दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स जो लगता है उसको वांडरवाल्स फोर्स बोलते हैं. एक एग्जांपल इज द इंटरेक्शन बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक मेथेन. कोवेलेंट बॉन्ड नहीं पता ही आपको कि शेयरिंग ऑफ बॉन्ड होता है, जैसे कि दो कार्बन है, तो इसने कहा कि तुम्हारे पास ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करते हैं, चलो बॉन्ड बना लेते हैं. और ऐसे बॉन्ड को जो शेयरिंग से बने उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड. तो बेसिक थोड़ा सा बता देते हैं एवरीबॉडी. बॉन्ड जो है तीन टाइप का होता है, कोवेलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट बॉन्ड. कोवेलेंट क्या होता है, शेयरिंग से बनता है. आयनिक कैसे बनता है, ये डोनेट करने से बनता है. एक देता है डोनर और दूसरा एक्सेप्टर लेता है ना, तो ये आयनिक बॉन्ड बनता है. एक पे प्लस आता है, एक पे नेगेटिव आता है. देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में और इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बता दूं कि इसमें पेयर, इलेक्ट्रॉन के पेयर को ही पूरा पूरा डोनेट कर दिया जाता है, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं. आई होप कि शॉर्टकट में मैंने आपको बताया, लेकिन आपको क्लियर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी. वाटर अगर 273 केल्विन पे है, इज लेस इफेक्टिव इन कूलिंग देन आइस एट द सेम टेम्परेचर. इट इज बिकॉज, देखो ध्यान से समझो कि अगर हमारा वाटर 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे है वाटर, और 0 डिग्री सेल्सियस पे है क्या, आइस, तब समझो कि कौन ज्यादा एनर्जी है किसमें. तो वाटर में जो है ज्यादा एनर्जी है, मतलब कि हीट कंटेंट ज्यादा है एवरीबॉडी. क्यों, क्योंकि वाटर से आइस आने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको लूज करना पड़ेगा. हीट ऑफ हीट लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग ml, इतना हीट अगर ये लूज करेगा तब जाके आइस में कन्वर्ट होगा. इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर इतना हैज लेस एनर्जी देन आइस एट द सेम टेम्परेचर. वाटर के पास लेस एनर्जी है कि ज्यादा एनर्जी है. अभी तो मैंने बताया कि लूज करेगा तब आइस बनेगा, मतलब अभी ज्यादा एनर्जी है, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी एवरीबॉडी. ठीक, मैंने समझा दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने. कंसीडर द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, एनर्जी, पावर, प्रेशर, टेम्परेचर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इंपल्स, है ना. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटीज. अब ध्यान से समझो बहुत अच्छे से. पहले तो वेक्टर और स्केलर जान लेते हैं. देखो वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है. मतलब कि जैसे अगर मैंने कहा 5 न्यूटन नॉर्थ, इधर नॉर्थ, तो ये देखो मैग्नीट्यूड हुआ 5, और न्यूटन क्या हुआ, उसका यूनिट है. लेकिन नॉर्थ जो डायरेक्शन मैंने बोला, ये डायरेक्शन बता रहा. तो वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो. ओके, वहीं पे स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है. जैसे 5 kg, 5 जूल, ये सब के सब क्या है, केवल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन मैटर नहीं करता. एग्जाम्पल के तौर पे फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मैटर करता है. कि फोर्स है अगर 10 न्यूटन है तो बताओ किस डायरेक्शन में. क्यों, क्योंकि बिना डायरेक्शन का उसका कोई मतलब नहीं रहेगा. ओके, सो एवरीबॉडी इन सब में कौन सा है, देखो इम्पल्स जो है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. क्यों, क्योंकि ये फोर्स से रिलेटेड है. प्रेशर की बात करें, स्केलर क्वांटिटी. टेम्परेचर स्केलर, प्रेशर स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर. तो इसमें एनर्जी क्या हो गया, स्केलर, पावर स्केलर, प्रेशर टेम्परेचर स्केलर, प्रेशर स्केलर, टेम्परेचर स्केलर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर, इंपल्स वेक्टर. तो इसलिए वेक्टर जो है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. क्यों होता है मैंने आपको समझा दिया. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी. ओके, ठीक है, आसान चीज. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. करेक्ट कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ एल्टीट्यूड. बिल्कुल सही है. क्या पूछा था हमसे, करेक्ट. ध्यान समझो, अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा ग्रेविटी होती है लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ऊपर जाओगे तो भी घटेगी. कैसे, फॉर्मूला ध्यान में रख लो. जी इक्वल टू G1 - H/2R, H/2R. ठीक है, और G डैश इक्वल टू G1 - D/R. अब ध्यान समझो, ऊपर वाला जो फॉर्मूला लिखा मैंने वो ऊपर जाने पर, सरफेस से ऊपर जाने पर एच क्या है, सरफेस से ऊपर जो हाइट है उतना क्या होता है, जी घटता है. और नीचे जाने पे डेप्थ में, तो डी का मतलब डेप्थ है एवरीबॉडी. अब समझो ध्यान से,
ये पूरा का पूरा अर्थ है, रेडियस कितना है r है। अगर हम नीचे जाते हैं यहाँ पे मान लो आगे d डिस्टेंस आगे, तो इसलिए दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे तो भी ग्रेविटी क्या होगा, घटेगा। और ऊपर जाएंगे मान लो यहाँ पे आ गया h डिस्टेंस पे, तो भी क्या होगा, ग्रेविटी घटेगा। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सरफेस पे होता है। तो आई होप कि ऐसे आप कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे ये फॉर्मूला के साथ, ठीक। अगर साइंस वाले स्टूडेंट आपको मालूम ही है सब। अच्छा, सरफेस पे कितना होता है, फॉर्मूला सभी को पता है, G=GM/r²। कई बार डिस्कस कर लिया, एक बार और कर लिया, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ध्यान रहे, नॉट करेक्ट पूछा है ऑलरेडी। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू द मोशन ऑफ मेटल लाइक आयरन और निकल इन द कोर ऑफ द अर्थ। ये बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। जो आयरन, निकल ऐसे टाइप के बहुत सारे मेटल है ना कोर ऑफ द अर्थ में, तो मोल्टेन फॉर्म में होते हैं। और जब भी कोई भी चार्ज, मोल्टेन फॉर्म मतलब उनमें चार्ज पार्टिकल है, तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये कॉन्सेप्ट होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के पीछे। ओके, बिल्कुल सही है, लेकिन हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, इसलिए अगले स्टेटमेंट पे जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अ फोर्स आर वाइडली सेपरेटेड नियर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, बट these line come closer to one another at the other places। बिल्कुल गलत, गलत हमसे पूछा तो यही हो गया। देखो ध्यान से, ये है हमारा कोई मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकला, नॉर्थ से निकला, साउथ पे एंटर किया, है ना। और एक क्लोज लूप बनाता है, मतलब ये वापस फिर वैसे आता है, फिर यहाँ से निकला ऐसे आया, फिर यहाँ से निकला ऐसे आया। अब यहाँ पे देख रहे हो पोल के पास में क्या हो रहा है कि ये दोनों बहुत पास पास है, लेकिन जैसे जैसे पोल से दूर जा रहे हैं इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ रहा है, राइट। तो ये जस्ट उल्टा दिया है ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, अपने हम क्लैरिटी के लिए ऑप्शन सी और डी भी देखेंगे, क्यों, क्यों सही होनी चाहिए, क्यों हमारा बी ही करेक्ट, सॉरी नॉट करेक्ट मिल गया और वही हमसे पूछा था। तो सी और डी क्या होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए। देख लेते हैं एक बार। इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस बट द फ्लक्स रिमेन द सेम, द फ्लक्स डेंसिटी डिक्रीजेस। अब देखो ध्यान से, सी और डी दोनों के दोनों सही है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो सी वाला देखो कितना ज्यादा, ये क्या है, कॉन्सेप्चुअल है। कि अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट नहीं हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपको ये पूरा का पूरा समझो। क्यों, क्योंकि इसमें फॉर्मूला इन्वॉल्व है ना। और आप इसको पढ़ोगे तो रटने की कोशिश करोगे तो समझ नहीं आएगा, और प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए इसको रहने दो, गलत जो हमसे पूछा था ऑप्शन बी वही हो गया, ठीक। और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चाहो तो आप एक बार पढ़ सकते हो। ये देखो फॉर्मूला होता है B=, ये होता है फ्लक्स इंटेंसिटी, है ना। इसको फ्लक्स इंटेंसिटी को चलो मैं आई से रिप्रेजेंट करता हूँ, I/A को B बोलते हैं, ठीक है। आई क्या है, फ्लक्स इंटेंसिटी। चाहो तो आप एक बार देख सकते हो, बट मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा ऐसे फॉर्मूले को ध्यान में रखने का। क्यों, क्योंकि बहुत ही बेसिक टाइप का जनरल साइंस हमें पढ़ना है एवरीबॉडी, है ना। टॉपिक क्या है हमारा, जनरल साइंस, ना कि स्पेसिफिक साइंस। ओके, तो इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Gravitational wave were predicted by Albert Einstein in 1916 on the basis of theory of general relativity। बिल्कुल सही है एवरीबॉडी, है ना। ग्रेविटेशनल वेव डू आल्सो एग्जिस्ट इन न्यूटोनियन थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही फैक्चुअल है, ये गलत है ना, आप ध्यान में रखो। अगला, ग्रेविटेशनल वेव आर टू बी डिटेक्टेड बाय वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर नोन एज इंटरफेरोमीटर। ये भी बिल्कुल सही है, पहला और तीसरा सही, दूसरा गलत, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर देख सकते हैं, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने 1916 में ही अपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बेसिस पे ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बता दिया था। ओके, आगे दूसरा गलत है, क्यों, क्योंकि न्यूटोनियन थ्योरी में ग्रेविटी अ फोर्स दैट एक्ट्स इंस्टेंटेनियसली बिटवीन एनी टू मासेस रिगार्डलेस ऑफ देयर डिस्टेंस और मोशन। देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल वेव ऑफ या फिर रेडिएशन इन न्यूटोनियन थ्योरी बिकॉज देयर इज नो मैकेनिज्म फॉर ट्रांसमिटिंग चेंजेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। स्टेटमेंट ठीक ठीक है, उसका नाम क्या है, इंटरफेरोमीटर, क्या, ग्रेविटेशनल वेव मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेकिंग सोडा इज नॉट करेक्ट। देखो बेकिंग सोडा कितनी बार आ चुका है कि नहीं, बोला कि नॉट करेक्ट, ध्यान है नॉट करेक्ट पूछा है। मिक्सचर है, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म बबल इन अ वेट मिक्सचर, बिल्कुल ठीक है। इट कैन बी यूज इन इंस्टेड ऑफ यूजिंग ईस्ट, पता नहीं। इट डज नॉट कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट, अरे वही तो फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा का, NaHCO3, और बोला वही कंटेन नहीं करता, तो गलत ऑप्शन हो गया डी, और वही हमसे पूछा था। तो अब तीसरे पे आते हैं जिसपे डाउट था कि इट कैन बी यूज इन स्टेड ऑफ यूजिंग ईस्ट। ये भी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। ईस्ट वगैरह को किस लिए, फर्मेंटेशन के लिए यूज करते हैं, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं बेकिंग पाउडर को, ठीक है, ईस्ट की जैसा। ओके, तो डी हमसे पूछा था गलत का, तो गलत हो गया डी। बाकी आप देख सकते हो कि बेकिंग पाउडर कैन इंडीड बी यूज एज अ लिवनिंग एजेंट। सॉरी एवरीबॉडी, ईस्ट जो है लिवनिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है, और अभी हमने बेकिंग सोडा को देखा था, बेकिंग पाउडर को, कि लिवनिंग एजेंट की तरह भी यूज किया जा सकता है। अब बात आती है कि लिवनिंग एजेंट क्या है।
आप इसको तो समझा दो। तो लिवनिंग एजेंट देख लेते हैं एवरीबॉडी, है ना। लिवनिंग पहले समझ लेते हैं, व्हाट इज लिवनिंग। व्हाट इज लिवनिंग, ये रहा आपके सामने। लिवनिंग इन बेकिंग रेफर टू प्रोसेस ऑफ एडिंग वॉल्यूम टू बेक्ड गुड बाय इंट्रोड्यूसिंग गैसेस। समझ गए क्या, एकदम आसान चीज है कि कोई भी बेक चीज किया तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए, है ना, लिवनिंग यूज करते हैं, मतलब फुलाने के लिए, सिंपल सी बात है। ओके, एकदम क्लियर हुआ। देखो, क्या बोलते हैं, केक वगैरह में हम मिलाते हैं किसको, बेकिंग सोडा को, किस लिए, लिवनिंग के लिए। लिवनिंग क्या होता है कि बिना किसी चीज के एक्चुअल मैटर को यूज किए, इंक्रीज किए, उसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने को लिवनिंग बोलते हैं। ओके ओके एवरीबॉडी, इस्ट की जगह हम इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो ये बोला कि एलिमेंट और उसका एप्लीकेशन क्या क्या है बताओ। तो आइसोटोप ऑफ यूरेनियम है, पता है हमें आइसोटोप ऑफ यूरेनियम किसके लिए होता है, चारों में से न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, फ्यूल के लिए। तो पहले का फोर्थ हो गया, वेरी गुड। अगला है आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट जो है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में तो इस्तेमाल होता है, सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे दो चीजें, सेकेंडरी कैंसर, प्राइमरी कैंसर नहीं पता। तो इसको मान लो कि पहला होगा या तीसरा। अगला आइसोटोप ऑफ आयोडीन, गोइटर, कहाँ है गोइटर, ऑप्शन 2, तो ये हो गया 2। आइसोटोप ऑफ रेडियम, ये भी ऑब्वियस है किसके लिए होगा, कैंसर के लिए होगा, ठीक है। तो इसका भी पहला और तीसरा। देखो, अगर एक कोड होता तो उसको देख के आराम से बता देते, लेकिन अगर कोड नहीं है तो हम ऐसे ही बता देते हैं। आप ध्यान में रखना कि आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट जो है ना, वो सेकेंडरी कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और आइसोटोप ऑफ रेडियम प्राइमरी के लिए। अब प्राइमरी सेकेंडरी क्या होते हैं एक्सप्लेनेशन में आपको और क्लियर कर देता हूँ। तो दिस इज यूज्ड कोबाल्ट के लिए कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्पेशली सेकेंडरी कैंसर दैट हैज स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। Cobalt-60 is a radioactive isotope that emits gamma rays which can kill cancer cell or shrink tumors. Cobalt-60 is used in external beam radiotherapy where a machine directs a beam of gamma rays to the target area of the body. एकदम सिंपल, बोलो हाँ ना, वेरी गुड। इसलिए अब आगे बढ़ेंगे। आइसोटोप ऑफ आयोडीन पता ही है हमें, आइसोटोप ऑफ रेडियम देखते हैं, ठीक है। कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, स्पेशली बोन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर, इसमें किसका यूज किया जाता है, रेडियम का। क्या करता है, रेडियम 223 और रेडियम 224। अच्छा, ये क्या होता है, एटॉमिक मास सभी को पता होना चाहिए, है ना। रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट इमिट अल्फा पार्टिकल, क्या इमिट करता है, ध्यान रहे, अल्फा पार्टिकल विच कैन डैमेज डीएनए और किल कैंसर सेल्स। रेडियम 223 इज इंजेक्टेड intravenously and target bone metastates which are cancer cell that have spread from other organs to the bones. ओके, आई होप कि आप इसको बोलोगे नहीं। नेक्स्ट है एवरीबॉडी, हार्मोन्स है, उसका फंक्शन है, चारों के चारों। चलो देखते हैं। अब है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किसके लिए होता है, चारों पहले पढ़ लेते हैं इधर। क्या क्या, पहले इधर देख लेते हैं। ओस्ट्रोजन, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन तो सभी को पता है, कंट्रोल सर्कैडियन रिदम्स। क्या हो गया, सी का दूसरा। ओके, अब अगला है गेस्टोरोन। प्रोगेस्टोरेरोन, ये होता है सस्टेन दी प्रेगनेंसी के लिए, चौथा, ठीक है। एस्ट्रोजन की बात करें तो एवरीबॉडी फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक है, ये हो गया 1। तो 1 2 4, तो पहले का क्या हो जाएगा, तीसरा। सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन क्या है, एल्डोस्टेरोन है। ओके, तो ये हो गया चारों का चारों। आई होप कि आपको एकदम क्लियर है। इन सबको आप पढ़ोगे बहुत अच्छे है कि एल्डोस्टेरोन क्या है, सॉल्ट रिटेनिंग हार्मोन है दैट रेगुलेट द बैलेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम बॉडी में। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स और एक्ट ऑन द किडनी टू इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम और वाटर एंड एक्सक्रेशन ऑफ पोटेशियम। इट हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्रेशर और फ्लूइड वॉल्यूम। और एल्डोस्टेरोन क्या है, एक टाइप ऑफ हार्मोन है। एस्ट्रोजन की बात करें, एस्ट्रोजन की तो एक फीमेल सेक्स हार्मोन है दैट मेंटेन फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रेस्ट डेवलपमेंट, बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन और menstrual cycle. It is produced mainly by the ovaries or also by the adrenal glands or fat tissues. It acts on various tissues such as the uterus, vagina, bone, brain और heart. Clear? Very good. मेलाटोनिन की बात करें, प्रोस्टेस्टोन की बात करें, तो दोनों के दोनों हमने देख लिया है कि मेलाटोनिन क्या करता है, एक हार्मोन है जो कंट्रोल करता है सर्कैडियन रिदम्स विच इज द नेचुरल स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। क्या है, नेचुरल स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। It is produced by the pineal gland in the brain and also by some other tissues such as the retina or skin. It acts on the various receptors in the brain and other organs to regulate biological clock, mood, immune system or antioxidant activity.
प्रोजेस्टेरोन की बात करें एवरीबॉडी, तो एक फीमेल सेक्स हार्मोन है दैट सस्टेन द प्रेगनेंसी बाय प्रिपेयरिंग द यूटेरस फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग और मेंटेनिंग द यूटेरस लाइनिंग। इट इज प्रोड्यूस मेनली बाय द ओवरीज, जैसे कि वो हुआ था कौन सा अभी ऊपर हमने देखा, ओस्ट्रोजन भी ओवरी से रिलीज होता है, ये भी। और आगे बोल रहा है कि आल्सो बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट एक्ट्स ऑन द वेरियस टिश्यूज सच एज यूटेरस, कार्विक्स, ब्रेस्ट, ब्रेन और बोन्स। होपफुली क्लियर सब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने फिर से। सेल टाइप और उनका फंक्शन। आरबीसी क्या करता है एवरीबॉडी? हेल्प ब्लड टू क्लॉट नहीं, फाइट इन्फेक्शन नहीं, कैरियर ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन बिल्कुल, तो ए का हो गया चौथा। डब्ल्यूबीसी क्या करता है? फाइट करता है। क्यों? क्योंकि हमारा वॉरियर है, हमारी बॉडी का है ना, तो फाइट करता है इन्फेक्शन को। तीसरा प्लेटलेट्स क्लॉट करने में मदद करता है, तो ए हो 1 हो गया। प्लाज्मा क्या करता है? कैरियर ऑफ डिजॉल्व सब्सटेंस, तो 3 हो गया। सब देख चुके हैं, बार बार नहीं देखेंगे, आप चाहो तो पॉज करके देख सकते हो। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट केमिकल चेंज? ध्यान रहे केमिकल चेंज की बात कर रहा, नॉट केमिकल चेंज मतलब फिजिकल चेंज की बात कर रहा। टेम्परिंग ऑफ आयरन क्या है? फिजिकल चेंज। कन्वर्जन ऑफ आयरन पीस इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय पासिंग करंट अराउंड द आयरन, बिल्कुल ये भी क्या है? फिजिकल चेंज। क्यों? क्योंकि करंट को पास करना बंद कर दो, वो फिर से वापस आ जाएगा आयरन पीस में। अगला मेल्टिंग ऑफ आयरन भी क्या है? फिजिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि रस्ट करके आयरन जो है मैग्नीशियम आयरन ऑक्साइड बना लेता है, जो कि केमिकल चेंज हुआ। तो चौथे को छोड़ के बाकी तीनों, पहला दूसरा तीसरा, करेक्ट आंसर सी। सब देखा है हमने, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे एवरीबॉडी, है ना। ओके, रस्टिंग ऑफ आयरन में एक चीज मैं बता दूं कि वाटर और एयर, एयर में जो मॉइस्चर है और ऑक्सीजन दोनों आयरन से रिएक्ट करके फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बनाते हैं। Fe3O4 क्या है? ध्यान समझो, Fe2O3 प्लस FeO, इन दोनों को मिला के फेरस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 बोल देते हैं एवरीबॉडी, ठीक है। तो यही है रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर। नेक्स्ट, फिर से एक लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मैच करना है। कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। कलर ऑब्जर्व थ्रू अ कलर्ड ग्लास, कलर ऑब्जर्व थ्रू अ कलर्ड ग्लास, तो इसमें लाइट का क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन, तो इसलिए तीसरा होगा। बेंडिंग ऑफ इमेज ऑफ अ रॉड पार्शली डिप्ड इन वाटर, इसमें रिफ्लेक्शन का क्लासिक एग्जांपल है, किसका? रिफ्लेक्शन का, सी। साइनिंग ऑब्जर्व व्हेन वन स्टेप ऑन एन अर्थ फॉर्म, अर्थ फॉर्म के ऊपर अगर आप पैर रखो तो क्या होता है? साइनिंग। तो लाइट जहां पे भी दिखे वो उसका मतलब फ्लोरोसेंट की बात हो रही, तो पहला हो गया। तो देखो 3 4 1, तो ए वाले का जो डाउट था वो दूसरा हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, मतलब ओपेक ऑब्जेक्ट का मतलब जिससे लाइट पास ना कर पाए, तो उस पर लाइट पड़ेगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर जाएगा, है ना। इसलिए क्या हुआ? दूसरी तरफ नहीं गया, रिफ्लेक्शन नहीं हुआ, तो क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। तो आई होप कि चारों के चारों आपको अच्छे से क्लियर। चाहो तो अगर आप इसको पॉज करके देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एनिमल सेल वॉल इज इसेंशियली मेड ऑफ। अभी हमने ऊपर देखा था, क्या देखा था कि एनिमल सेल वॉल जो है, वॉल की बात हो रही है इसकी, एनिमल के सेल वॉल की है, एनिमल का और भी सेल वॉल। एनिमल में तो सेल मेम्ब्रेन होता है एवरीवन, ये सेल वॉल कहाँ का हो गया? तो दूसरा चीज हो सकता है, इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि इसमें मेरे को भी डाउट आ गया, क्या एनिमल सेल वॉल? एनिमल में सेल वॉल तो होता ही नहीं, सेल मेम्ब्रेन होता है। तो ये बोला एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल लाइक अ प्लांट सेल, वेरी गुड। Instead, animal cells are surrounded by a plasma membrane which is composed of lipid bilayer. So everybody, इसका है एनिमल सेल वॉल नहीं, एनिमल मेम्ब्रेन ही पूछ रहा है, मतलब सेल मेम्ब्रेन ही, तो लिपिड बाई लेयर का बना होता है, आपको ध्यान में रखना है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीबॉडी, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग द फंक्शन ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्ट लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन इनटू अ केमिकल एनर्जी, एकदम सही बात है। लेकिन आगे भी है, कार्बोहाइड्रेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूजिंग सनलाइट, एकदम सही। फर्मेंटेशन ऑफ जाइमोलॉजी इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस दैट कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, एकदम बिल्कुल सही है। लेकिन जाइमोलॉजी को हमें देखना है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जाइमोलॉजी समझते हैं एवरीबॉडी दूसरे स्टेटमेंट में, क्योंकि पहले एकदम क्लियर है कि फर्मेंटेशन एक एनारोबिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है पार्शली ऑक्सीडाइज टू फॉर्म एसिड और एल्कोहल, ठीक है। द पायरुविक एसिड फॉर्म बाई पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या मतलब हुआ? उसका मतलब तो इसने बताया नहीं, किसका? कि जाइमोलॉजी क्या है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है कि नहीं। जाइमोलॉजी, जाइमोलॉजी, ओके एवरीबॉडी। तो जाइमोलॉजी बायोकेमिकल प्रोसेस है, क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है, नोन एज जाइमर्गी, जैसे कि मेटलर्जी होता है, इज अप्लाइड साइंस दैट स्टडी द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन।
ओके, जाइमोलॉजी क्या है? आल्सो नोन एज जाइमोलॉजी अप्लाइड साइंस दैट स्टडी द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन एंड इट्स प्रैक्टिकल यूजेस। ठीक, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया कि फर्मेंटेशन को पढ़ना बाय स्टार्ट एंड बैक्टीरिया इज नोन एज जाइमोलॉजी। क्लियर है एकदम अच्छे से? वेरी गुड। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। सो आज अल्लामा इकबाल साहब आपसे बोलना चाहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तो आई होप कि यहाँ पे आप, इसका मतलब है आपकी तैयारी से, आपकी प्रिपरेशन से, तो उसी तक सीमित रखिए फिलहाल के लिए। सो एवरीबॉडी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। आई होप कि सारी चीजें क्लियर होंगी। कहीं पे कोई डाउट है तो पूछिए, ना डिस्कस कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।